नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर स्पीकर भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं फॉर्मर, उन्होंने आज अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि डेलिबरेटली उनको टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पहले भी बड़े सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जेडीए की जमीन पर हुई हैं, उनको किसी को नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे साथ डेलिबरेटली कोई शरारत की जा रही है, डेलिबरेटली मुझे टारगेट बनाया जा रहा है। दर्शकों, आपको बताते चले कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको नोटिस दिया है। नगरोटा स्थित वन हल्के में उन्होंने जो अपना मकान बनाया है उसको जेडीए ने इलीगल बताते हुए 5 दिन का नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया है। 5 दिन के अंदर उनको ये घर डिमोलिश करना होगा, अदरवाइज जेडीए खुद कदम उठाएगी। ये जेडीए ने आदेश दिया था। पहले देखते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह का क्या कहना है। लगभग हो गया है, जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया तब जो है सारी चीजें, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये पहला नोटिस है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो कर सकती है। मैं भी कानून के दायरे में आता हूं, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू के इर्द गिर्द जेडीए की जो एक्सटेंशन हुई है और ऑलरेडी जो जेडीए के बीच में उसमें कई प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जिनकी आए दिन चर्चा लोकल मीडिया में होता है, लेकिन नेशनल न्यूज शायद ही वो बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार उस तरफ भी नजर देगी और कानून के दायरे में जो भी आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा, और बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। दूसरी ओर नेशनल पैंथर्स पार्टी को ये मौका मिल गया है। उन्होंने भाजपा और खासतौर पर डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मात्र एक छलावा करने के लिए उनको नोटिस दिया है। अलबत्ता जेडीए ने एक मौका दे दिया है डॉक्टर निर्मल सिंह को कि वो कोर्ट से जाकर के स्टे हासिल कर सके। जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मंशा है वो ठीक नहीं। लेकिन जिन लोगों के मकानों को या दुकानों को डिमोलिश किया गया जेडीए द्वारा या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी में नहीं थे, क्योंकि वो अपोजिशन के लोग थे या आम नागरिक थे, जिनकी रेडियों को, फड़ियों को, दुकानों को, मकानों को बुलडोज कर दिया गया बगैर किसी नोटिस के। अब निर्मल सिंह जी को नोटिस दिया जा रहा है ताकि वो समय लें और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाएं, और जब उनके पास स्टे ऑर्डर होगा तो उनके पास भी एक बहाना होगा कि अब तो ये नहीं हो सकता है, खाली ये डिमोलिश नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट के पास भी एक बहाना होगा और आम लोगों को गुमराह करने के लिए भी एक एक्सक्यूज डिपार्टमेंट के पास होगा। उधर एकजुट जम्मू ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस फैसले का स्वागत किया है और फैसले का स्वागत करने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बाकी जगहों पर भी जो अवैध निर्माण बनाए गए हैं, किए गए हैं, उनको भी डिसमेंटल किया जाना चाहिए। जेडीए के इस कदम का जो है वो वेलकम करते हैं। एकजुट जम्मू इसका स्वागत करती है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है कि जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हैं उनको वो डिमोलिश करना चाहिए। मेरा जेडीए और म्यूनसिपैलिटी के साथ ये भी आगे अनुरोध है कि इस तरह की जो ऑलरेडी 94 से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी बठिंडी में हो रखी हैं, जो एक्स सीएम जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई हैं, या उनकी कैबिनेट के द्वारा जो बठिंडी में, सोंजवा में ऑलरेडी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई हैं, उनके ऊपर भी संज्ञान जल्द से जल्द लें। और जो तवी बेल्ट के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई हैं और एक समुदाय के, विशेष समुदाय के द्वारा, उसके ऊपर भी जेडीए या म्यूनसिपैलिटी है। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ जो उन्होंने कल एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है, इसी संदर्भ को देखते हुए वो आगे भी कदम उठाएं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो सांसद भी है, उनका ये कहना है कि जो मिनिस्टर जहां पर आए थे वो शेयर वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, यानी समय और पैसे का
वेस्टेज थी, समय और पैसे को नष्ट किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने जो पुराने निर्माण थे उनके ही फीते काटे हैं। अलबत्ता उनका यह भी कहना है कि उल्टा जो रोजमर्रा के काम डिप्टी कमिश्नर या बाकी दीगर ऑफिसर्स को करने होते थे वो काम भी सफर कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और बड़े अधिकारियों को उन मंत्रियों के साथ साथ रहना पड़ता था जिससे काम सफर किया है। आइए देखते क्या कहना है जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हिस्नैन मसूदी का। ये जो पिछले 4 महीने से यहाँ पर जो मरकजी वज़रा है उनको यहाँ पर भेजा गया, पार्लियामेंटेरियंस को भेजा गया, वो तो अलग बात है, लेकिन इसका दबाव जो हमारे वसाइल थे, एडमिनिस्ट्रेशन के वसाइल जो थे, टाइम रिसोर्स थे, उन पर पड़ा। बल्कि सारा फोकस रहा उनकी खातिरदारी पर, उनके लिए जो बाकी जो फंक्शंस है वो ऑर्गेनाइज करने पर, और जो असली जो मुद्दे थे वो मुद्दे बिल्कुल उनकी नजरों के से ओझल हो गए। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी हो गई, जो हमारी यहाँ का इंतजामिया था वो मफलूज हो गई। देखिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान को सारा वक्त उनका उसी में सर्फ हुआ, और यहाँ पर ये हुआ कि इफ्ताह हुआ उन कामों का जो कि 10 साल पहले हुए थे या जो इस्तेमाल में थे आवाम के। 10 साल से कहीं पर कोई पुल था, कहीं पर कोई प्राइमरी स्कूल था, उसकी इफ्ताह में लगी। अब उनके पास अगर वक्त था आने के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो इंतजाम है उस पर एक गैर जरूरी प्रेशर पड़ गया, दबाव पड़ गया। दर्शकों, हमने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया से बातचीत की और उनका ये कहना है, अभिजीत जसरोटिया का कहना है कि पहली मर्तबा ऐसा प्रयास किया गया है और पब्लिक के बीच में करीब 70 से ज्यादा मिनिस्टर पहुंचे और बीच में पहुंच करके लोगों की समस्याओं को सुना है। लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका निवारण भी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मुद्दा नहीं मिलता है और उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि सरकार लोगों के डोर स्टेप पर पहुंच रही है। हसन मकसूदी साहब, जिस तरह के बयान आज आप दे रहे हैं और जो इतने सारे मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पिछले कई महीनों से आ रहे हैं लगातार, इनको लेकर जो आपने आज कटाक्ष किए हैं ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी आप जो भी बयान देते हैं वो रियलिटी से बहुत कोसों दूर होते हैं, क्योंकि आपकी जो राजनीति है वो केवल और केवल छल कपट और झूठ के ऊपर बेस्ड है। कभी आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर कोई बयान दे देते हैं, आज आप यूनियन मंत्री की विजिट्स को लेकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि आज जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। कश्मीर के लोगों से पूछिए, आज तक कभी इतने यूनियन मंत्री कभी आए किसी एरिया में कश्मीर में? आपने तो 40-50 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, कभी आपके समय में इतनी डेवलपमेंट हुई? और हर एक चीज में आपको नुक्सी नजर आता है। ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि आज आपको आपकी राजनीति जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज लग रहा है कि पिछले 2-4 साल में जितनी तरक्की आज जम्मू कश्मीर में हुई है, इतनी पिछले 40-50 साल में क्यों नहीं हुई? आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि यहां पर कभी तरक्की नहीं होने दी? दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल लेक जो एक 12 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अब सरकार ने दावा किया है कि अगले 6 महीने में इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। यह प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि अब सीधे कटरा में रेल जाती है, ट्रेन सीधे कटरा में जाने के कारण जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु, एक टेंटेटिव फिगर है कि 1 करोड़ साल के माता के भक्त आते हैं, वो सीधे कटरा से ही वापस अपने डेस्टिनी तक चले जाते हैं। अगर उनको जम्मू में रोकना है, जम्मू के बाजार को दोबारा से पब्लिक का फुटबॉल हो ऐसा बनाना है, तो कम से कम जो प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल करना होगा। और सरकार ने ये वादा किया है कि अगले 6 महीने में कृत्रिम झील, जिसको हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने इसका वेलकम किया है। खासतौर पर व्यापारी तबका है जो होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, जो टैक्सी से जुड़ा हुआ है, उन सबका ये स्वागत योग्य कदम उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इसका निर्माण मुकम्मल होना चाहिए।
ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये प्रोजेक्ट 12 साल से लंबित पड़ा था, जो कि अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अप्रैल 2022 तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इससे न केवल होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, आसपास के क्षेत्र में भी लोग जो टूरिस्ट आएंगे लेक देखने के लिए आसपास के क्षेत्र में भी वो शॉपिंग करेंगे, तो इसमें बहुत लाभ होने वाला है। टूरिस्ट जो बाहर से आएगा कम से कम एक दिन तो होटल में रुकेगा। जब एक दिन जब होटल में रुकेगा तो होटल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, बाज़ारों में वो लोग खरीदारी करेंगे। और तो और लोकल जो टूरिस्ट है आसपास के क्षेत्रों में और आसपास के जैसे बेल्ट से जो आएंगे, जब वो आएंगे तो वो नेचुरली कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे, तो इससे तो बहुत लाभ होने। बिल्कुल, अब तो पूरी तरह से हम सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि ये अप्रैल 2022 तक ये कंप्लीट होकर ही रहे और हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ये आज ही हमें ये बड़ा एक सुखद समाचार मिला है कि जो लेक का काम था, आर्टिफिशियल लेक का, वो ये समझो कि पूरे जम्मू में जनरल तो था ही, लेकिन जो टूरिस्ट से रिलेट करते हैं, जो व्यापारी या जो भी वर्ग जैसे टैक्सी वाले हो गए, बाकी भी जितने लोग हो गए, होटल वाले, होटल इंडस्ट्री के हो गए, तो इनके लिए ये काफ़ी देर से यह डिमांड थी कि जैसे कश्मीर की तरफ गवर्नमेंट हमेशा कश्मीर सेंटर्ड पॉलिसीज ही बनाती है और जम्मू के टूरिज़्म को लेके कभी भी गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं जाता था जो पहले जो जम्मू में गवर्नमेंट्स रही हैं। लेकिन जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो तब से हमें ये उम्मीद जगी थी कि अब जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा कि जिससे जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट तो आते हैं, वैष्णो देवी जी की कृपा से टूरिस्ट तो यहाँ पे आते थे, लेकिन वो दर्शन करके वापस चले जाते थे, तो उसका ये है कि जम्मू के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचता था। तो हमारी ये डिमांड थी कि कुछ इस तरह की अट्रैक्शंस बने जम्मू में, जिससे जो टूरिस्ट आए वो यहाँ पे 1-2 दिन का प्रोग्राम बना के आए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो देखने लायक, ताकि वो होटल में रुकें, यहाँ पे घूमें, उससे जो यहाँ के बाज़ार हैं वहाँ पे भी रौनक आएगी। उसके बाद वो घूम के शाम को बाज़ारों में आएंगे, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, तो इकोनॉमी जो है जम्मू की प्रॉस्पर होगी और जो यहाँ के व्यापारी जो बंधु हैं उनमें भी जो है खुशहाली आएगी। व्यापारी तबके का कहना है कि ये लंबे समय से रुका हुआ प्रोजेक्ट है और अगर वाकई सरकार गंभीर है, सरकार चाहती है कि जम्मू के कारोबार को बचाना है, तो इस प्रोजेक्ट को जो अब टाइमलाइन तय की है, यानी 6 महीने के भीतर इसको मुकम्मल करना हो। देखिए, ये टूरिज्म फ्रेटर्निटी और टूरिज्म के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है और मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी लोगों को कि फिर से इस प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया जा रहा है। पहले ये बीच में लटका हुआ था, लेकिन अब इसको शुरू होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये अगले साल कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, तो इसमें टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि अभी गंडोला का प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ, उसके बाद सुचेतगढ़ बॉर्डर वाला प्रोजेक्ट वो भी शुरू हो गया, और अब ये प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो जम्मू के टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिलने जाएगा। और ये काफ़ी देर से बीच रास्ते में लटका हुआ प्रोजेक्ट था और कई बार इसको नॉन फिजिबल भी बोला गया। तो अगर ये प्रोजेक्ट अगले साल 2022 में पूरा होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जम्मू के टूरिज्म को खासकर बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली बात तो है कि माननीय LG सिन्हा साहब की डायरेक्शन के मुताबिक कल ही एक मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार महता साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ मीटिंग की है और इसे प्रैक्टिकली शेप देने के लिए आर्टिफिशियल लेक को 194 करोड़ के लिए और डिफरेंट सेक्शन में कहा। मैं इस चीज़ को हार्दिक वेलकम करता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था और जिसकी डेडलाइन 2012 तक रखी गई थी और डेडलाइन एक्सटेंड होते 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 आज 2021 में हम खड़े हैं। तकरीबन 6 डेडलाइन इसकी खत्म हो चुकी हैं, 12, 14, 16। आप बताएं, जो प्रोजेक्ट्स 2012 में खत्म होना था आज 2021 में वहीं का वहीं प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। दर्शकों, टैक्सी यूनियन का भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट ना होने के कारण
उनके कारोबार पर भी सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मुकम्मल होना चाहिए ताकि कारोबार पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो खत्म हो सके। दर्शकों, हमने प्रवीण शर्मा, क्योंकि आपको बताते चले कि 25 दिसंबर को सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन होने वाले हैं और ये लंबे समय से लंबित थी क्योंकि कोविड-19 के चलते इलेक्शन करवाए नहीं जा सके थे। अब 25 दिसंबर को ये इलेक्शन होने हैं और हमने प्रवीण शर्मा, जो फॉर्मर सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, उनसे बातचीत किया है। देखते हैं उनका क्या कहना है। वेल दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन घोषित हो चुके हैं और लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं क्योंकि कोविड वेव 1 और वेव 2 के चलते इलेक्शन नहीं हो पाए थे। और इस वक्त हमारे खास मेहमान है प्रवीण शर्मा, जो फॉर्मर चेयरमैन है सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। वेल प्रवीण जी, जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ था तो बैंक की क्या पोजीशन थी और आपकी टीम ने बैंक के लिए क्या क्या किया? देखिए विनोद जी, आपको पता है सितंबर 2017 में हमारा बोर्ड इलेक्ट होके आया था जी, और 3 साल तक हम रहे। हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन होनी चाहिए थी। हमने लिखा भी कंसर्न क्वार्टर्स पे कि आप इलेक्शंस करवाइए, लेकिन कोरोना की वजह से उस वक्त इलेक्शन नहीं हो पाई। और फिर जैसा कि प्रोविज़न होता है, गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है और वो एडमिनिस्ट्रेटर अभी भी ही इज़ इन प्लेस। जो हमारा कार्यकाल रहा जो 3 साल का, मैं ये बताऊं कि शुरू में बहुत सारी चीज़ें हमने की, जैसे शेयर कैपिटल में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, मेंबरशिप हमने 6000 प्लस के करीब कर दी। इसके साथ साथ NPS हमने काफ़ी डिक्रीज़ किए। काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि पुलवामा या रीऑर्गेनाइजेशन के बाद या फिर कोरोना के कारण थोड़ा सा उसमें जो जितना प्रोग्रेस हो सकती थी उतनी थोड़ी लास्ट ईयर में नहीं हो पाई। लेकिन अब सिंस थिंग्स आर ओवर नाउ, कोरोना भी अब ठीक है, तो अभी ठीक ही चल रहा है। प्रवीण जी, NPA की क्या पोजीशन थी? क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल अगर क्रिएट होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से ही। देखिए NPA हमारे टाइम पे तो काफ़ी कंट्रोल रहे। ऑफ लेट अभी पिछले 5-6-7 महीनों में थोड़ा NPA बढ़ गया है। रीज़न बीइंग कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी भी थी वो उसमें भी थोड़ा डिक्रीज आया है। लोगों के बिजनेसेस भी थोड़े डाउन हुए, उस वजह से थोड़ा अभी इस वक्त एट प्रेजेंट NPA इंक्रीज हुआ है। पर हमें उम्मीद है कि मार्च आते आते वो ठीक हो जाएगा। जेके बैंक को काफ़ी सारी सहूलतें मिलती हैं, यानी गवर्नमेंट की सारी सैलरी वहाँ से ट्रांसफर्स होती है। क्या सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि श्री माता अमरनाथ यात्रा की जो मेंबरशिप होती है, जो परमिशंस होती है, वो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू हो, श्री माता वैष्णो देवी जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक हमारे यहाँ बॉटलनेक कभी भी जो है, जो देखने को मिलता है वो ये है कि हमें नेट बैंकिंग अभी अलाउड नहीं है। बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, NEFT हो रहा है, RTGS हो रहा है, स्वाइप मशीन्स, ATMs, ये सब हो रहा है, लेकिन नेट बैंकिंग पे अभी हम नहीं हैं। तो उसके कारण कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े बैंक के फाइनेंशियल्स और ठीक हो जाएंगे तो फिर वो सब चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएंगी। नेट बैंकिंग के किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या RBI अलाउ नहीं कर रही है? नहीं, उसके लिए देखो RBI की तरफ से होता है। बैंक के फाइनेंशियल्स जो है ना, वो थोड़े और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेट बैंकिंग में थोड़ा रिस्क रहता है ना। हालांकि आज तो इट इज़ इनएविटेबल, उसके बिना काम चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए एक करार का लेवल NPA डाउन होने चाहिए, तो फाइनेंशियल पोजीशंस थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी, तो RBI उसके लिए भी अलो कर देगा। तो जब तक ये नेट बैंकिंग का नहीं होता, इस तरह के इश्यूज रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं जब नेट बैंकिंग। आपसे पहले की जो टीम थी और उसकी काफ़ी सारी शिकायतें रहती थी, और उसमें ये भी था कि काफ़ी सारा खर्चा टीम पर हो जाता था, एयर टिकट्स एंड ऑल दिस, होटल की बुकिंग। क्या आपने अपने टेन्योर में इसको कंटिन्यू किया था? बिल्कुल। आप कभी अगर आपको मौका मिले, आप कंसर्न क्वार्टर से भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, हमारे टाइम पे मतलब जो मिनिमम हो सकता था ना, हमने उसको किया है। एयर टिकट की तो बात छोड़िए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने कर्टेल की थी। एक्सपेंसेस के नाम पे, चाहे जो व्हीकल का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो बाकी एक्सपेंसेस हो, वो सब हमने बहुत हद तक कर्टेल कर दिए। आपने अपने टेन्योर में
तो उस फ्रंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। रादर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने हम कम कर सकते थे वो हमने कम किए, और बैंक की इनकम को बढ़ाने की भी कोशिश की है। जैसे इंश्योरेंस किया, रिलायंस के साथ टाई अप किया, तो इंश्योरेंस बैंक जब करता है उससे भी रेवेन्यू बैंक को आता है, और बहुत सारी चीजें हमने की अपने एम्प्लॉइज फ्रेंडली कोई डिसीजन लिया हो अपने टेंडर में? देखिए, उनके बहुत सारे इश्यूज थे, प्रमोशन का था वो भी रिजॉल्व किया था, एम्प्लॉइज के इश्यूज तो रहते ही हैं, ग्रेजुइटी का था उसको भी हम काम कर रहे थे, अभी खैर वो भी फाइनल हो गया है। तो जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया है? कुछ एसेट्स आपने बनाए हो? इंफ्रास्ट्रक्चर एक लैंड भी पड़ी हुई थी बाहू प्लाजा में। देखिए, वो सब अभी भी है। देखिए, ऐसा है कि बैंक की अपनी बिल्डिंग तो नहीं है, बैंक के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा असेट है, वो लैंड है जहाँ पे बैंक अपना ऑफिस बनाने की सोच रहा था, लेकिन किसी वजह से अभी तक नहीं बन पाया। रादर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बैंक के पास, और उनमें से एक जगह बैंक का जो प्रपोज्ड बिल्डिंग होगी वो बनाने का प्लान है, पर वो भी अभी मैंने कहा जब तक थोड़े फाइनेंशियल्स बैंक के ठीक नहीं होते तब तक थोड़ा बनाना मुश्किल है। तो इस बार क्या आप अपनी टीम के साथ फिर मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए तैयारी चल रही है। रादर हम ही ने दोबारा से गवर्नमेंट को लिखा है कि आप इलेक्शंस करवाइए, क्योंकि जो नॉमिनेटेड बोर्ड होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं वो नहीं ले पाते। वो इलेक्टेड बोर्ड के लिए थोड़ा ईजी होता है करना। तो इलेक्टेड बोर्ड, देखो कोऑपरेटिव की जब हम बात ही करते हैं ना, तो कोऑपरेटिव की स्पिरिट ही है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। तो यू नीड टू हैव इलेक्टेड बॉडीज इन प्लेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, और उनका पर्पस यही होता है कि टाइमली इलेक्शन हो जाए। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें कुछ ज़्यादा डिले हो गई। लास्ट ईयर सितंबर से आप सोच सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, तो वो कोरोना की वजह से हुआ, अदरवाइज तो इलेक्शन हो भी जाती। अब सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन, 25 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रही है, सो दिस इज़ ए वेलकम मूव ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इलेक्टेड बोर्ड हो तो सर्टनली वो सारी डिसीजंस इलेक्टेड बोर्ड ले पाता है, जो नॉमिनेटेड बोर्ड नहीं ले पाता। 3 साल का टेन्योर इतना ज़्यादा नहीं होता है, गुंजाइशें और रिफॉर्म्स हमेशा बनी रहती हैं। इस बार जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, मेंबर्स के पास जाएंगे, तो क्या मुद्दे आपके पास रहेंगे? जब मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? देखिए, प्राइमरी तो हमारा फोकस यही रहेगा कि किसी तरह से बैंक की जो हेल्थ है उसको ठीक किया जाए। उसके 2-3 स्टेप्स लिए जा सकते हैं। एक तो सर्टनली जो बैंक का बिजनेस है उसको एक्सपेंड किया जाए, वो तो एक रहता ही है। अल्टीमेटली बैंक की अपनी इनकम इतनी होनी चाहिए कि बैंक अच्छे से सरवाइव भी कर सके, और जो स्टेक होल्डर्स है उनको उसका बेनिफिट भी हो। दैट इज़ वन। दूसरा एक यही है कि जो बैंक की अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उससे जो रेंटल है उसमें भी थोड़ा हमें उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि अभी जो हमारा एडम ऑफिस है और बहुत सारी बाकी भी चीज़ें जो हैं वो सारी रेंटल पे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को वैसे हमने अपने टाइम पे भी अप्रोच किया था, और अभी का जो बोर्ड भी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उन्होंने भी कोशिश की है गवर्नमेंट से हेल्प की कि गवर्नमेंट को शेयर कैपिटल इन्फ्यूज़ करे। जैसे बाकी बैंक्स में, जैसे आप जेके बैंक की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा पिछली बार 2-3 बार गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है। तो ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव बैंक्स को भी सपोर्ट मिले। तो उसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें और कोशिश करें कि गवर्नमेंट एटलीस्ट वन टाइम एक बैंक की हेल्प करे। तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्थ को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? मैं बैंक के हेल्थ की बात कर रहा हूँ। देखो, अल्टीमेटली तो एक ही है, वो है कि बैंक का बिजनेस, अपना बिजनेस है ना, जो सर्विसेज है उस पर इम्प्रूवमेंट हो, बैंक के बिजनेस में एक्सपेंशन हो। और देखिए, ऐसा है कि कोऑपरेटिव का थोड़ा सा पीछे 2-4 जगह, जैसा आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव फील्ड में, कोऑपरेटिव बैंक्स के फील्ड में कुछ बुरी खबरें देखने को मिली है ना। तो उसके कारण ओवरऑल जो कंट्री में एक कोऑपरेटिव सेक्टर की इमेज थी ना, वो थोड़ी सी खराब हुई है ना। जैसे महाराष्ट्र का वो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक था, और 1-2 बैंक ऐसे थे जिसके कारण थोड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर को धक्का लगता है ना।
तो हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर से लोगों का जो विश्वास है ऐसा नहीं है। ये सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी मेंबरशिप है। शायद ही इतनी मेंबरशिप वाले बैंक आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। बहुत अच्छे से इलेक्शन होती है, बहुत अच्छे से शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस इलेक्शन में। ये बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि, और एक टाइम ऐसा था जब ये बैंक अपने आप में और भी इससे भी अच्छा हुआ करता था, लेकिन 90s में आके थोड़ी इसकी पोजीशन डाउन हो गई थी और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आरबीआई की तरफ से लग गई थी और मुझे लगता है कि वो सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास करेंगे कि आरबीआई आपको अलाउ करे, क्योंकि उससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है जितनी बेटर। बिल्कुल देखो वो मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक के फाइनेंशियल्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो आज नहीं तो कल अलो होना ही है, नेट बैंकिंग होनी है। नेट बैंकिंग के बिना आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बिना तो काम चल नहीं सकता ना। खासकर जो यूथ है हमारा, ये तो सब टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो वी हैव टू, इफ वी वांट टू अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स द बैंक, सर्टेनली नेट बैंकिंग इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। और मुझे लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे। के लिए कुछ है? देखो अभी तो वी जस्ट हैव स्टार्टेड विद, देयर आर मेनी थिंग्स। मैं यहाँ तो वो सब कुछ एलेबोरेट अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर्टेनली देखिए बैंक के एम्प्लॉइज कुछ होंगे तो बैंक भी अच्छे से चलेगा। तो कुछ इश्यूज हैं अभी भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज, उनके ग्रेड का मसला है, ग्रेजुटी का काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है और एक दो इश्यूज हैं मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगा। आपसे जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो अब कुछ एम्प्लॉइज को पिन पॉइंट किया गया था, जी एक्शन नहीं हो पाया। नहीं ऐसा नहीं है, एक्शन भी हुआ था, ऐसा नहीं है, एक्शन हुआ था, पूरी कंप्लायंस हुई थी। कुछ एम्प्लॉइज के खिलाफ एक्शन लिया गया था, पेनल्टी, किसी की इंक्रीमेंट रुकी, किसी को पेनल्टी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन वो डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ द, यू कैन से रॉन्ग कमिटेड, और उसी के मुताबिक पेनल्टी भी होती है। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।